पंकज जी 5080 ने मेरे से पावर अटॉर्नी को लेकर क्वेश्चन पूछा था कि सर पावर अटॉर्नी पे अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो इनकम टैक्स की क्या प्रोविज़न है, और पावर अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए नहीं चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि पावर अटॉर्नी और रजिस्ट्री वाली में क्या फ़र्क है और इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं क्योंकि ना तो उनकी रजिस्ट्री होती है, ना स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, ना ही कोई पेमेंट रिसिप्ट होती है। सर्कल रेट, कैश, टीडीएस, बहुत सारे प्रोविज़न है। 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाई है। ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे अगली वीडियो टैक्सेशन के ऊपर है, वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आखिर से जरूर देखिएगा, लाइक शेयर करना कभी मत भूलिएगा। और आप जानते हो मेरी सारी वीडियो प्रैक्टिकल होती हैं। अब पहला पॉइंट मीनिंग बता दूं, पावर अटॉर्नी और रजिस्ट्री में क्या फ़र्क है। पावर अटॉर्नी वहाँ होती है जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जहाँ पे अभी रजिस्ट्री खुली नहीं है। जैसे लाल डोरा, आपने सुना होगा लाल डोरे की दुकान है, लाल डोरे की ज़मीन है फलानिंग का। अगर लीज होल्ड है, लीज होल्ड के अंदर राइट लीज वाले के पास होते हैं, आप मालिक बनते नहीं हो। जब फर्दर बिकती है तो वो पावर अटॉर्नी पे ही बिकती है। जनरली स्पेशल पावर अटॉर्नी होती है और जनरल पावर अटॉर्नी होती है। ज़्यादातर जो केस होते हैं ये जीपीए के केस होते हैं कि जीपीए पे प्रॉपर्टी बिकी है, जीपीए पे प्रॉपर्टी बिकी है। स्पेशल तब होती है जब स्पेशल किसी केस में दिया जाता है। मान लीजिए कोई एडवोकेट है बाहर का और मुझे केस देना बाहर, तो मैं उससे स्पेशल पावर नहीं दूंगा कि इसके अगेंस्ट केस ही लड़ सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अब रजिस्ट्री केस में क्या है, जो चीज़ अप्रूव्ड है या फ्री होल्ड है वहाँ पे रजिस्ट्री आती है। यानी कि इसके अलावा रजिस्टर्ड डीड कन्वेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना एक्ट के अंदर, रजिस्टर्ड डीड ऑफ कन्वेंस। यानी कि जब रजिस्ट्री आती है तो इसका मतलब सब काम अच्छा है, लोन भी आसानी से मिल जाता है। मोटा मोटा ये फ़र्क है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मेरे जो राइट्स हैं, अधिकार, टाइटल और जो इंटरेस्ट है या लीगल ओनरशिप प्रॉपर्टी में मिल जाती है पावर अटॉर्नी में? नो नो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर अटॉर्नी एक जुगाड़ है। अच्छा, घबराने वाली बात नहीं, इंडिया में बहुत सेल परचेज होती है पावर अटॉर्नी पे, सब भरोसे पे चल रहा है, हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है कि सिर्फ रजिस्ट्री से ही, यस रजिस्ट्री से ही आपको प्रॉपर्टी में राइट्स मिलता है। टाइटल, इंटरेस्ट और लीगल ओनर एक्चुअल में आप रजिस्ट्री से ही बनते हो, टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है इसका मतलब क्या हुआ, टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा मतलब मालिक नहीं बना पीओ से ना। पावर अटॉर्नी से कभी मालिक नहीं बन सकता, यानी कि वो व्यक्ति आप पे कभी भी केस कर सकता है, प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, पेमेंट भले ही होती है, या मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, उसका लीगल हेयर केस करके प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, क्योंकि आप उसके लीगल ओनर नहीं हो। थोड़ा समझाऊंगा आगे, मज़ा आएगा आपको। 2 तरह से होती हैं ये, रिवोकेबल और ई रिवोकेबल। यानी कि रिवोकेबल कैंसल, पावर अटॉर्नी जब बनती है तो वो कैंसिल भी हो सकती है और ई रिवोकेबल भी हो सकती है, यानी कि कैंसिल ना हो। ज़्यादातर जब हम पावर अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं ई रिवोकेबल लिखा जाता है, यानी कि ये कभी कैंसिल नहीं होगी। लेकिन सिर्फ लिखने से ही होता है दोस्तों, ये टाइटल तब भी ट्रांसफ़र नहीं होता, तब भी आप मालिक नहीं बनते हो। सेम उसी तरीके से मैं किसी के साथ एग्रीमेंट कर दूं, लिखवा दूं कि मैं तेरे को चाकू मारूंगा, तू लिख के दे दे हाँ मार सकते हो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो लिख भी देगा, हमारे बीच में एग्रीमेंट भी हो गया, तो क्या मैं उसे चाकू मार के मार सकता हूँ? मैं एग्रीमेंट से कभी भी लीगल रिक्वायरमेंट जो लॉ की है, एक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता। एक्ट क्या कहता है, आप किसी को चाकू नहीं मार सकते, किसी की परमिशन से भी नहीं मार सकते। इसीलिए कह रहा हूँ ई रिवोकेबल लिखा होता है, लेकिन तब भी आप लीगल ओनर नहीं बनते। ये हमेशा ई रिवोकेबल होती है, यानी कि कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती। हाँ, कुछ कंडीशन है, सब्जेक्ट टू सेल कंसिडरेशन। ऐसा हो सकता है कि उसने आपको चेक दिया, आपने रजिस्ट्री में लिखवा दिया, आपने वो चेक डाला, रजिस्ट्री हो गया, घर चले गए, रजिस्ट्री कॉपी आपके हाथ में आ गई, 5 दिन बाद वो चेक बाउंस हो गया। आप उसे कैंसिल करवा सकते हो कि भैया पेमेंट नहीं हुई है। उसमें लिखा होता है सब्जेक्ट टू रियलाइजेशंस, यानी कि जब पैसा आ जाएगा तभी रजिस्ट्री इफेक्टिव होगी। फिर आप रजिस्ट्रार के पास जाके बोलोगे, रजिस्ट्रार उसको कैंसिल कर देगा, उसको रजिस्ट्री को, उस केस में। चौथा पॉइंट, एक्ट। कौन सा एक्ट लगता है पावर अटॉर्नी में? पावर्स ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1982, और इसमें लगता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इतने पुराने हैं, पता नहीं मेरे सोचता है पिछला जन्म जो होगा ना उसमें मैं यहाँ पर हूँ उस समय। अब मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि भैया जैसे रजिस्ट्री नहीं हो सकती, रजिस्ट्री होती क्यों है, यूज़ कहाँ होता है। एग्जांपल, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रॉपर्टी सेल कर रही है, तो क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहीं से पैदा होकर जाएगी? उसकी ब्याह पे कौन जाएगा?
डायरेक्टर साइंस करेंगे, डायरेक्टर नहीं होंगे, बड़ी कंपनियां हैं तो उसका कोई मैनेजर होगा। तो यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी बन जाएगी, बोर्ड रेजोल्यूशन में ऑथराइज कर दिया जाएगा कि सचिन जो है कंपनी का एम्प्लॉय है, इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए हम इसको ऑथराइज कर रहे हैं थ्रू द पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर अटॉर्नी होगी, वो रजिस्टर जाएगा, वो कहेंगे कहाँ पावर अटॉर्नी लगी हुई है, हाँ जी लगी हुई है। बोर्ड रेजोल्यूशन लगा हुआ है, हाँ जी लगा हुआ है, आप इसकी व्याप आगे कर दीजिए। एनआरआई कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, अमेरिका में कोई बंदा बैठा है, उसकी बहन यहाँ पर बैठी है, प्रॉपर्टी इंडिया में है। एनआरआई क्या करेगा, एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना के भेज देगा अपनी बहन के नाम से कि बहन मैं तो आ नहीं पाऊंगा, तो मेरे बिहाफ पे रजिस्ट्रार चला जाइए, सब कुछ कर दियो काम। पैसा उसके पास ही जाएगा, एनआरआई के पास ही, लेकिन उसके बिहाफ पे वो एक्ट कर देगी। तो इन केसों के अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी यूज होती है। लेकिन क्योंकि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है, सस्ती मिल जाती है और मुझे रहना वहीं पर ही है, तो मैं सब चीज़ यूज़ कर लेता हूँ। 4 पॉइंट हो गए। अब मैं आपको 5, 6 और 7 3 पॉइंट और बताता हूँ। 5वां पॉइंट, स्टैम्प ड्यूटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसमें कभी भी स्टैम्प ड्यूटी जाती नहीं है क्योंकि ऑथराइज नहीं है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। एग्रीमेंट सेल को रजिस्टर कर सकते हो आप, एग्रीमेंट सेल को रजिस्टर कर सकते हो आप, और उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भी पे कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है स्टैम्प ड्यूटी पे किस पे करूँगा, ना सर्कल रेट है ना उसकी रजिस्ट्री हुई, स्टैम्प ड्यूटी कहाँ से आएगी। अगर आपकी रजिस्ट्री होती तो उसका सर्कल रेट क्या होता है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी कितनी बनती, ये कैलकुलेशन हो सकती है। हर एक जगह चाहे लाल डोरे की हो, कहीं की भी प्रॉपर्टी हो, अनऑथराइज हो, जिसकी पावर नहीं होती है, रजिस्ट्री नहीं होती है, फिर भी उसका एक सर्कल रेट होता है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी बनती है, तो आप उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे कर दीजिए। इसमें तो मैंडेटरी है दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं कि आप रजिस्ट्री करा रहे हो और उसका सर्कल रेट पे आप स्टैम्प ड्यूटी पे ना करो, यहाँ पे ऑप्शन है। ज़्यादा लोग स्टैम्प ड्यूटी बचाने से बच जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो 5-6% देके इसको पक्का करा लीजिए, स्टैम्प ड्यूटी ज़रूरी है। कल को पक्की होगी तब भी तो पे करनी पड़ेगी, बाकी तो मर्जी आपकी, आप मालिक हो। मैं तो अपना गला ही फाड़ सकता हूँ, समझा ही सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लें सेल में और परचेज में। एग्रीमेंट जरूरी है, होता है। एक विल बनती है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी है, रजिस्ट्री तो हुई नहीं है, विल बनती है। उसमें लिखा आता है कि भैया मेरा कोई भी बच्चा कभी भी इसको चुप के ऊपर क्लेम नहीं करेगा, फलान, इनका काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब होता है, विल बनती है। एफिडेविट होता है उसके अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पेमेंट रिसिप्ट लेटर, क्योंकि पावर अटॉर्नी जब बनती है, जब आप रजिस्टर करने जाते हो वहाँ पे, उसके अंदर कहीं पे भी पेमेंट्स का नहीं लिखा होता है। एक अलग से चार्ट बना लें और वो सर्टिफाई जरूर करा लें। पोसेशन लेटर भी ले लें और सिर्फ आरटीजीएस करें बायर से और सेलर से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी एक केस आया था मेरे पास पावर अटॉर्नी का, 2-2 लाख रुपए की 25 IMPS हुई थी, लिखा होता IMPS, कुछ आगे था, 2-2 लाख रुपए। बाद में पता चला कि उस आदमी ने 25 लोगों से पेमेंट ट्रांसफर कराई, अपने अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं करवाया। पावर अटॉर्नी केस था। वो कहा सर मैं क्या करूँ, अब मैं समझ नहीं आ रहा, बेची तो मैंने इसको है। तो ध्यान रख लें, आरटीएस कराएं, नाम आ जाएगा, जिसको ले रहे हैं दे रहे हैं उसी को करें। पावर अटॉर्नी में दिक्कत आती है, इसके अंदर तो रजिस्ट्री के अंदर लिखा ही होता है, डायरेक्ट लिखा होता है। 7वां और मोस्ट इंपोर्टेंट, इनकम टैक्स के बेनिफिट से क्या होता है पावर अटॉर्नी पे, उसके लिए आप मेरी सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरे यूट्यूब पे क्लासिफिकेशन नहीं है, जो मैंने आपको आज प्रैक्टिकल बताई है। और फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी सब्सक्राइब कर लें। 2 लाख चाहता हूँ मैं जल्दी से हो जाए। कुछ क्वेरी आपकी कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। आप लोग पावर अटॉर्नी में खरीद बेच तो लेते हैं, लेकिन कागजों का भूल जाते हैं। कल को अगर यही फ्री होल्ड होगी और फ्री होल्ड में जब रजिस्ट्री होगी तो कागजों की जरूरत पड़ेगी और आपके पास कागज नहीं होंगे, और जब आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, आपको पीछे जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उतनी की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर आप 5वें आदमी हो पावर अटॉर्नी के तो 5 आप बिकी है ना, 5 की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, पता कर लेना। मिलूंगा अगली वीडियो में पावर अटॉर्नी के टैक्सेशन के ऊपर, कि उस पर टैक्सेशन किस तरह लगता है, क्या बेनिफिट मिलते हैं इनकम टैक्स के, टीडीएस भी करना पड़ता है, सर्कल रेट से कम ज़्यादा पे ले सकता हूँ क्योंकि उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती है, स्टैम्प ड्यूटी कैश में पे कर सकता हूँ। बहुत सारे सवाल अगली वीडियो आपको मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।